नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन से द्विपक्षीय वार्ता। आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का बड़ा फैसला। नवाचार, व्यापार और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत हुए 17 समझौते। पीएम मोदी की 4 देशों की यूरोप यात्रा का स्वीडन होगा अगला पड़ाव। पीएम उल्फ क्रिस्टन से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। सहयोग और नवाचार के खुलेंगे नए द्वार। तेल संकट के बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। एविएशन फ्यूल पर वैट 25% से घटाकर किया 7%। एयरलाइंस और यात्रियों को मिलेगी राहत। कांगो और युगांडा में इबोला के कहर के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। कांगो में इबोला से 80 लोगों की मौत। और थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल फाइनल में सात्विक चिराग पेश करेंगे अपनी चुनौती। इंडोनेशियाई जोड़ी रॉली डैनियल के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ है। द हेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन की वार्ता के बाद द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके समकक्ष रॉब जेटन की द हेग में हुई मुलाकात में बड़े फैसले हुए। दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। पीएम और नीदरलैंड के उनके समकक्ष ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। द्विपक्षीय वार्ता और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। पीएम ने भारत नीदरलैंड रणनीतिक भागीदारी के फैसले को अहम बताया। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन नमस्ते के साथ किया। उन्होंने भारत के साथ शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी को बेहद लाभकारी बताया। Together we can drive ambitious innovation to strengthen both our countries in clean energy, water management, defense, and in high-tech and semiconductor industries. And some of these areas may be new to our bilateral relationship, but our cooperation itself is not. In our long shared history, we've learned that we have a great deal to offer each other. इससे पहले दोनों नेताओं ने सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लिया। पीएम ने भारत की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए नीदरलैंड की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना। स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। हम कंप्लायंसेस लगातार कम कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं। बैठक में शामिल नीदरलैंड की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री के विजन की सराहना की। उन्होंने पीएम के नेतृत्व में भारत में हुई प्रगति को सराहा। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में नीदरलैंड के पीएम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की प्रशंसा की।
Under this strategic partnership, we can invest heavily in high-tech companies, in food security, but also in the maritime industry, and all those pillars are crucial for the future of India. So we stand ready to cooperate with Indian companies, create much more jobs, and strengthen the government-to-government relationship. Prime Minister Modi has a great vision for the future of India, and he understands very well that there is a lot of knowledge and expertise in India, and that we need also more manufacturing within the country. And some of these very big Dutch companies are going to be crucial to create new jobs in the country, to strengthen the ecosystems in India as well, and boost the trade relationships between the European Union and India. नीदरलैंड के नेतृत्व से पीएम की मुलाकात में दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की इबारत लिखी गई। दोनों देशों ने विकास के पथ पर मिलकर आगे बढ़ने को लेकर मजबूत सहमति जाहिर की। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे को विदेश मंत्रालय ने बेहद सफल और सकारात्मक बताया है। पीएम के दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत और सहभागिता में काफी सकारात्मकता और ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने बताया कि इस दौरे के परिणाम स्वरूप कम से कम 17 महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फैसलों पर सहमति बनी है। It's been a great visit and a lot of positivity, a lot of energy in engagement. I could feel it. But in terms of outcomes, I am told that at least there are 17 outcome documents and decisions. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच सेमीकंडक्टर उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के धुलेरा फैब की स्थापना और उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी और इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान की गई। ASML ऐसी लिथोग्राफी मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है जिनका उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है और इस क्षेत्र में कंपनी का लगभग एक अधिकार माना जाता है। The two prime ministers then attended the signing of the partnership agreement between Tata Electronics and ASML, supporting the semiconductor fab in Dholera, ASML's first such partnership with India. This is a significant step in advancing India's semiconductor ecosystem. नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र, सुशासन और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया। बातचीत में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के संभावित बंद होने और उससे बड़ी ऊर्जा कीमतों पर चिंता जताई गई और जिसका असर भारत और नीदरलैंड दोनों पर पड़ा है। दोनों पक्षों ने संघर्ष जल्द खत्म कर स्थायी समाधान की जरूरत पर सहमति जताई और साथ ही इंसिया अपहरण मामले पर भी चर्चा हुई। औपनिवेशिक दौर में विदेश ले जाई गई भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी में एक और नाम जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक तामपत्र भारत को वापस सौंप दिए हैं और इन तामपत्रों की वापसी भारत सरकार, डच सरकार और लाइडन विश्वविद्यालय के बीच कई वर्षों तक चली बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हो सकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विदेशों से भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहे हैं। इन कोशिशों के चलते पश्चिमी देशों से भारत की कई बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी हो चुकी है। इस सूची में अब नीदरलैंड से वापस लाए जा रहे चोल काल के ताम्र पत्रों का नाम भी जुड़ चुका है। पीएम मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में ताम्र पत्रों की वापसी को लेकर हुए समारोह में हिस्सा लिया।
अनईमंगलम कॉपर प्लेट्स के नाम से जाने जाने वाले ये ताम्रपत्र चोल काल के राजकीय आदेश हैं, जो राजा राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित हैं। इनमें तांबे की 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेटें शामिल हैं। इनके 2 हिस्से हैं, एक तमिल भाषा में और दूसरा संस्कृत में। इनमें राजा राजेंद्र चोल के पिता राजा राजराज चोल द्वारा एक बौद्ध विहार बनाने के लिए नागपट्टिनम के पास स्थित अनईमंगलम गांव को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इन ताम्र पत्रों को कांसे की एक बड़ी अंगूठी से एक साथ बांधा गया है। इस अंगूठी पर चोल साम्राज्य के प्रतीक बाघ, दीपक और मछलियों के चित्र वाली राजकीय मोहर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ताम्र पत्रों की वापसी के लिए नीदरलैंड्स और लाइडन विश्वविद्यालय का धन्यवाद किया। पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये हर भारतीय के लिए खुशी का पल है। उन्होंने लिखा कि ये ताम्र पत्र चोलों की महानता को दर्शाते हैं और हम भारतवासी चोलों, उनकी संस्कृति और उनकी समुद्री शक्ति पर बेहद गर्व करते हैं। ताम्रपत्र चोल काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाणों में से एक हैं। विभिन्न ताम्रपत्रों में उस समय के कानूनी सिद्धांतों, प्रशासनिक व्यवस्था, विदेश संबंधों, सामाजिक जीवन, वित्तीय नियमों, सिंचाई व्यवस्था और जल प्रबंधन तक का विस्तार से वर्णन मिलता है। इनमें चोल राजाओं की वंशावली दी गई है, जो अन्य ताम्रपत्रों और शिलालेखों से भी मेल खाती है। साथ ही इनमें संगम काल के राजा करिकाल का उल्लेख है, जो राजा राजराज प्रथम से 1000 से भी अधिक साल पहले हुए थे। ये प्लेट्स नीदरलैंड्स के लाइडन विश्वविद्यालय की एशियन लाइब्रेरी में रखी हुई थीं, जिसकी वजह से इन्हें लाइडन कॉपर प्लेट्स भी कहा जाता है। भारत सरकार ने कुछ साल पहले इन प्लेट्स को वापस लाने के लिए नीदरलैंड्स के साथ द्विपक्षीय बातचीत शुरू की थी। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया था कि ये प्लेट्स औपनिवेशिक काल में विदेश ले जाई गई थीं। इसके अलावा संस्कृति मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को यूनेस्को की सांस्कृतिक संपत्ति वापसी समिति की 24वीं बैठक में चर्चा के लिए रखा गया था और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार राजनयिक बातचीत और अन्य जरूरी कदम उठा रही थी। इन सब प्रयासों के चलते ही इन ताम्र पत्रों को वापस लाने की ये सफलता मिल पाई है। I think India is one of the prime nations, one of the most important nations worldwide today. Establishing strong relations of friendship and of trust between the Netherlands and India is extremely important. And seeing that this contribution, this restitution has such an important value to Prime Minister Modi simply underlines how important he also thinks this strengthening of ties of friendship is. So it is very much welcomed by us. And we see it as a very, very important signal. पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में नीदरलैंड्स से लाए जा रहे ये ताम्रपत्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक और बहुमूल्य उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के दौरे के दूसरे दिन अपने डच समकक्ष रॉब जेटन के साथ आज उल्फ स्लाउटडेक डैम का दौरा करेंगे और 32 किलोमीटर लंबा ये बांध नीदरलैंड और उत्तरी सागर से सुरक्षित रखता है और मीठे पानी का भंडार तैयार करता है। अब नवीकरणीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी ये काम कर रहा है और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है कि जब दोनों देश जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ मत्स्य पालन और उन्नत जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज स्वीडन पहुंचेंगे। नॉर्डिक देशों की ये उनकी दूसरी यात्रा होगी, जो भारत स्वीडन साझेदारी के लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। साल 2018 की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी स्वीडन यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों में निरंतरता और बढ़ती नजदीकियों को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर तकनीक, सतत विकास, निवेश और विश्वास पर आधारित व्यापक सहयोग में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर
बहुआयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडिश नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार और निवेश के अवसरों, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। वहीं दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बातचीत का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, जो दोनों देशों के रिश्तों के बढ़ते आयाम को रेखांकित करेगा। स्वीडन में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ स्वीडिश लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हम ये विजिट को बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि ये स्वीडिश और इंडियन के रिलेशनशिप को बहुत मायना देगा। इस दौरे में क्लाइमेट चेंज और कचरा प्रबंधन पर भी चर्चा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दुनिया को नोबेल पुरस्कार देने वाला स्वीडन एक बार फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे का गवाह बनने वाला है। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के नामचीन व्यवसायियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के मुल्क में हिंदुस्तान तरक्की की नई इबारत लिख सकता है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ गोटनबर्ग से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मास्टर जी, हाँ? नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी, 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। हाँ, कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वर्ल्ड ऑफ वॉल्वो में पीएम मोदी स्वीडन के नामचीन उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से उद्योग जगत में क्या असर पड़ेगा, और इसी मुद्दे पर वॉल्वो कंपनी के सीईओ कमल बाली से डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने विशेष बातचीत की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गुथमबर्ग पहुंचेंगे, जिसे स्वीडन का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है और इसे वॉल्वो सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर वर्ल्ड ऑफ वॉल्वो में प्रधानमंत्री स्वीडन की नामचीन जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, जिसमें वॉल्वो के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और हमारे पीछे जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये वॉल्वो की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसका बखूबी संचालन भारत में भी किया जा रहा है। हमारे साथ जो वॉल्वो कंपनी के चेयरमैन हैं इंडिया के, बाली साहब, वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। हम उनसे एक्सक्लूसिव आपको बातचीत करवाते हैं। बाली साहब, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा को? और 200 से ज़्यादा कंपनियां भारत में ऑलरेडी स्वीडन की काम कर रही हैं, वॉल्वो की भी भूमिका सबसे बड़ी है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? ये राजेश जी, जो ये प्रधानमंत्री जी का विजिट गोटनबर्ग में हो रहा है इस संडे को, वाकई में जिस तरह आपने बोला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वीडन और इंडिया की जो रिलेशनशिप है उसको और भी मजबूत करने वाला है। स्वीडिश कंपनियां इंडिया में बहुत सालों से कंट्रीब्यूट कर रही हैं और 100 वर्षों से अधिक कई कंपनियां यहाँ पे काम कर चुकी हैं और काम कर रही हैं। वॉल्वो जैसी कंपनी हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 25 साल से ऊपर से कर रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान और स्वीडन की आपस की जो स्ट्रेंथ्स हैं बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं। स्वीडन के पास बहुत बड़े बड़े आइकॉनिक ब्रांड्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, इनोवेशन है, और जो भारत है, भारत के पास स्केल है, पॉपुलेशन है, मार्केट है और एक भूख है कि हम आगे बढ़ें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मिश्रण होने वाला है और आगे,
और प्रधानमंत्री के आने से बहुत इंस्पिरेशन होगी दोनों सेक्टर्स, दोनों साइड्स के लिए कि इस बिजनेस को और इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जाए। स्वीडन की कंपनियों के लिए भारत का बाजार किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये यहाँ के जो नामचीन उद्योगपति हैं या फिर जो तमाम कंपनियों के सीईओज हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत के बाजार की तरफ पूरा वर्ल्ड टकटकी लगाए देख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से ये जो अभियान है, ये जो उड़ान है, उसमें और भी पंख लगने की संभावना साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ स्वीडन के गुथमबर्ग शहर से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज गांधीनगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडली द्वारा संचालित मधु डेयरी के नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन करेंगे। चिलोड़ा के पास दशेला गांव में बनकर तैयार हुआ ये नया प्लांट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसके बाद वह एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे के पहले ही दिन गांधीनगर में उन्होंने ग्रीन लोकसभा अभियान से लेकर सड़क, शहरी विकास और सामाजिक सरोकार से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। दिल्ली सरकार ने एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट घटाने का फैसला किया है। दिल्ली कैबिनेट ने एटीएफ पर वैट दर 25% से घटाकर 7% कर दी है। सरकार के मुताबिक ये रियायती दर शुरुआती तौर पर 6 महीने के लिए लागू रहेगी। देश हित में लिए गए इस निर्णय से सरकार को लगभग 985 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार ये निर्णय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और उड्डयन क्षेत्र को राहत देने, पर्यटन और लॉजिस्टिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने तथा राष्ट्रीय राजधानी को देश के प्रमुख एविएशन एवं कनेक्टिविटी हब के रूप में मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से भी लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कांगो और युगांडा में बुंडी बियोगो वायरस के कारण फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। हालांकि WHO ने कहा है कि ये प्रकोप महामारी आपातकाल के मानदंडों को पूरा नहीं करता। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूर्वी प्रांत इटूरी में इबोला के लगभग 246 संदिग्ध मामले पाए गए हैं और 80 लोगों की मौत हो गई है और इबोला का बुंडी बुगियो स्ट्रेन इस वायरस का एक दुर्लभ प्रकार है और जिसके लिए अभी कोई मंजूर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पड़ोसी देश युगांडा के साथ साथ लगातार सीमा पार आवाजाही के कारण यहां के स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ गई है। और खेल की खबरों की बात करें तो आज थाईलैंड ओपन में भारतीय चुनौती पर सबकी नजरें टिकी होंगी, जहां स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी खिताब के लिए कोर्ट पर उतरेंगे। फाइनल में उनका सामना इंडोनेशिया के लियो रॉली कर्नाडो और डैनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और कान फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित ला सिनेफ के मंच पर भारतीय फिल्म शैडो ऑफ द मूनलेस नाइट का चयन भारतीय युवा फिल्मकारों की नई सिनेमैटिक सोच को वैश्विक पटल पर मजबूत पहचान दिलाने वाला साबित हुआ है। और यह फिल्म महज एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा की बदलती आवाज और आधुनिक स्टोरी टेलिंग का प्रतीक बनकर उभरी है। हमारी सहयोगी जया सिन्हा ने इन युवा फिल्म मेकर्स के साथ खास बातचीत की है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट और इसी के साथ ही हमें अनुमति दें। भारतीय फिल्म संस्थान FTI से कान के प्रतिष्ठित ला सिनेफ की यात्रा, ये सिर्फ फिल्म की सफलता नहीं बल्कि भारत की युवा पीढ़ी की सिनेमैटिक आवाज का वैश्विक स्वीकार भी है। मेरे साथ इस वक्त शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट की पूरी स्टारकास्ट, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। ये वो चेहरे हैं, ये वो युवा पीढ़ी है जो अपनी फिल्म के जरिए आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। शुरुआत करते हैं फिल्म के निदेशक मेहर मल्होत्रा से। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि FTI से यहाँ ला सिनेफ कान तक का सफर अगर हम बताएं तो कैसा है, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये हमको न्यूज़ मिली थी कि कैन में हमारी फिल्म सेलेक्ट हो गई है, तो हम लोग बहुत खुश थे। मैंने टीम को जब बताया तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी भी कुछ एक न्यूज़ हमारे को मिल सकती है। हमको FTI के थ्रू पता चला कि
काफ़ी फिल्में भेजी गई थी FTI के द्वारा लास्ट NF के लिए, एंड उसमें से हमारी एक फिल्म जो है वो सिलेक्ट हुई। तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए ये। और बहुत लंबा सफ़र रहा है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया से फ्रांस तक आना बहुत आसान नहीं है, पर आई थिंक हम सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ का जितना भी जो भी माहौल है हमको देख के वो बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज सब लोग जो हैं वो सिनेमा से प्यार करते हैं, सब लोग जो हैं वो फिल्में देखने जा रहे हैं। हम लोग दूसरों से बात कर रहे हैं लोगों से कि वो कैसी फिल्में देख रहे हैं, क्या फिल्में देख रहे हैं, अपनी फिल्म के बारे में उनको हम बता पा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है। बिल्कुल। तो ये फिल्म जो है कंपटीशन सेक्शन में है, भारत से एकमात्र फिल्म जिसे कंपटीशन सेक्शन लास्ट NF में जगह मिली है। और जो इसका एक पक्ष है जो काफी सराहना बटोरा है वो है इस फिल्म का तकनीकी पक्ष। तो फिल्म की तकनीकी जो टीम है वो भी हमारे साथ है। आप बताइए, आपसे शुरू करूंगी, बिकॉज एक चौल में इसको पूरा सेटअप किया है और रियलिस्टिक यानी कि काफी वास्तविक रहे, वो उस पर काफी जोर था टीम का। तो वो कैसे मुमकिन हुआ, बिकॉज आप प्रोडक्शन डिजाइन टीम से जुड़ी हुई हैं? यस, सो शुरुआत से ही मैं और मेहर काफ़ी इस बारे में बात करते थे कि कैसे हम इसको कितना रियलिस्टिक बना सकते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारी लोकेशंस देखी, मतलब लिटरली शूट से एक हफ्ते पहले तक हम सिर्फ लोकेशंस ढूंढ रहे थे, बिकॉज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि लोकेशन बिल्कुल एप्ट हो ताकि वो स्टोरी उभर के आए उस पर। सो येस, इट वाज फन फॉर मी। एक छोटा सा कमरा में मिला जिसमें कुछ भी नहीं था और उसको वहां से लेके जो हम फिल्म में देख रहे हैं वो बनाना बहुत ही मजेदार था मेरे लिए। आप बताइए, पहली फिल्म और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना, क्या आपके लिए एक चुनौती रही इस फिल्म को बनाने में? जी, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मैं पहले तो ये कहूंगा कि मेहर जो थी वो काफी सटीक थी कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब उसकी वजह से ये हुआ कि हम लोग काफी प्रिपेयर्ड थे इस बात को लेकर, पर चुनौती ये थी कि मेयर ने ये कहा था कि ये स्लीप डेप्रिवेशन जो है उसको इन कैमरा में इफेक्ट्स कैसे ला सकते हैं, जो काफी चैलेंजिंग था। तो हमने काफी टेस्टिंग की है और फिर हम लोगों ने काफी कोशिश की कि वो आए। कास्टिंग डायरेक्टर मेरे साथ है। क्या चुनौती थी इस फिल्म के लिए कास्टिंग करना, और वो जो एक भारतीयता इसमें बनी रहे, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये भारत द्वारा बनाई गई भारतीयों की फिल्म है? जी बिल्कुल। जब मुझे मेहर का फोन आया, मैं दिल्ली में थी, और मेहर ने बहुत ही सटीक तरीके से बताया कि उसे किस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए। उसे एक्टर्स नहीं चाहिए थे, उसे लोग चाहिए थे, आम लोग चाहिए थे, और ऐसे लोग जो पंजाबी में बात कर पाए, पंजाबी में फ्लुएंट हो। हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज आई जब हमने ओपन कास्टिंग कॉल डाली, और उन ईमेल्स में से एक ईमेल था निकिता ग्रोवर जी का, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं और कमाल की पंजाबी एक्ट्रेस हैं। तो हमारी उनसे मीटिंग हुई, जो कि हमारी फिल्म में अंजू का किरदार प्ले कर रही हैं, और उन्होंने हमें धीरे धीरे करके ऐसे पंजाबी एक्टर्स से मिलाया। हमारे फिल्म में एक और एक्टर है हिमांशु कोहली, उनको भी हम निकिता के थ्रू ही जाने, और जो हमारी फिल्म के मेल प्रोटैगनिस्ट है प्रेरक मेहता, उनको भी हम निकिता के थ्रू जाने। तो इस फिल्म में मैं कहूंगी कि हमारी जो शिप की कैप्टन है मेहर, उन्होंने स्टार्टिंग से ही बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मुझे राजन, जो हमारे फिल्म का लीडर, उसकी आंखें ऐसी चाहिए। तो आप मानेंगे नहीं, आंखों पर लेके मैंने और मेहर ने कितने घंटों बात करी है। तो हाँ, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए हमने एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, एंड वी वेरी प्राउड ऑफ इट।